हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा सॉल्यूशंस का लेक्चर 7 होगा और इस लेक्चर 7 में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड सॉल्यूट का लिक्विड सॉल्वेंट में जो वेपर प्रेशर होगा या फिर उसका जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर कैसे डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, मीन्स ओवरऑल कैसे इफेक्ट होगा जब उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट हम उसमें ऐड करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, अगर कोई एक बीकर दे दिए, बीकर ले लिया और उसमें हमने कोई भी एक लिक्विड सॉल्वेंट रख लिया तो वो अपने प्योर स्टेट में है, तो प्योर स्टेट में है तो उसमें वो प्रेशर अप्लाई करता है। उसमें जो वेपर प्रेशर होता है वो होता है पी नॉट, अगर हम सपोज करते हैं ले लिए, और उसमें सेकेंड उसमें अगर कोई और दूसरा लिक्विड हम मिक्स कर दिए तो उसका वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन पे अब डिपेंड करेगा और उसका वेपर प्रेशर ओवरऑल डिक्रीज कर जाएगा। तो देखिए इस लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ हाउ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस get affected when we add some volatile solute in the solvent, or in this lecture we are going to discuss how the vapor pressure of pure solvent get affected when we add solid solute which is volatile in nature, which is non volatile in nature in that solvent। मीन्स इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमने कोई सॉल्वेंट ले लिया, प्योर स्टेट में है, तो उस सॉल्वेंट में अगर हमने कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट को ऐड किया, सॉलिड का यहाँ बात होगा, ठीक है, सॉलिड सॉल्यूट को ऐड किया तो उसका उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले इसमें क्या है, ये सभी चीज जो भी होता है वो रॉल्स लॉ से फॉलो होता है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो देखिए स्टूडेंट्स, सभी चीज़ जब रॉल्स लॉ से फॉलो होता है तो हर कॉन्सेप्ट में रॉल्स लॉ को अप्लाई कर दीजिए। हर क्वेश्चन में, हर कॉन्सेप्ट में भी रॉल्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम लोग कोई एक प्योर सॉल्वेंट ले लेंगे। प्योर सॉल्वेंट के लिए मैं एक बीकर यहाँ बना लेता हूँ। प्योर सॉल्वेंट के लिए एक बीकर हमने बना लिया यहाँ पे। प्योर सॉल्वेंट के लिए एक बीकर हमने बना लिया और सपोज करते हैं कि इसमें नॉर्मल सॉल्वेंट हम वाटर ले लिए, वाटर सॉल्वेंट, ठीक है, ओनली वाटर, मीन्स यहाँ पे बस वाटर और कुछ नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ऐसा है कि इसमें जब वाटर है तो इसका किसी भी टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर हम T1 रख देते हैं, T या फिर टेम्परेचर T, तो इस पे इसका वेपर प्रेशर हो जाएगा P नॉट, कुछ P नॉट होगा। ऐसे ही हम एक वेपर प्रेशर ले लिए P नॉट। लेकिन इसमें क्या है कि ये तो अपने प्योर स्टेट में था, मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बीकर है, इस बीकर में केवल एक प्योर सॉल्वेंट था, केवल और केवल इन इट्स प्योर स्टेट वाटर था। इसमें क्या, वाटर डालने के चलते इसका जो टेम्परेचर हो गया T है, टेम्परेचर T पे हमने लिया और इसमें इसका वेपर प्रेशर P नॉट ये अप्लाई कर रहा है जब भी वेपोराइज हो रहा है टेम्परेचर T पे तब। तो देखिए इसमें क्या है कि ये P नॉट प्रेशर अप्लाई किया, वेपर प्रेशर इसका P नॉट है। अब ये भी तो केस बन सकता है कि अगर हम सपोज करते हैं कि इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने ऐड कर दिया, तो वो केस हम लोग तुरंत डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप पहले वेपर प्रेशर का डिफिनेशन लिख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे नोट करा देता हूँ। द प्रेशर, और ये पहले तो वेपर प्रेशर मैं यहाँ लिख देता हूँ। वेपर प्रेशर, the pressure exerted by the liquid, ये हम अभी लिक्विड सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। the pressure exerted by the liquid solvent the pressure exerted by the liquid solvent
when vaporized at a temperature at equilibrium condition, और डायनामिक इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हैं या फिर एट इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा ये मैंने आपको लेक्चर 4 में बता दिया हूँ। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन देखिए, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड सॉल्वेंट व्हेन वेपोराइज्ड एट टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन ओवर द लिक्विड फेज, और लिक्विड यहाँ सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट फेज इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड सॉल्वेंट व्हेन वेपोराइज्ड एट टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन ओवर द लिक्विड फेज इज नोन एज वेपर प्रेशर। इट मीन्स यहाँ पे क्या ये कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा है कि कोई हमने लिक्विड ले लिया, कोई प्योर लिक्विड ले लिया, प्योर सॉल्वेंट की तरह यहाँ एक्ट काम करेगा सॉल्यूशंस में। तो यहाँ पर जब हमने ये लिक्विड सॉल्वेंट ले लिया, और जब उसे एक टेम्परेचर, हम कोई भी टेम्परेचर प्रोवाइड करें जिस पे वो वेपोराइज हो जाए, व्हेन वेपोराइज एट ए टेम्परेचर। और ये जो नहीं कि वो जो टेम्परेचर वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बस उस टेम्परेचर पे वो वेपर बनना स्टार्ट हो जाए, वेपोराइज एट ए टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, मैंने आपको लेक्चर 4 में बता चुका हूँ। ओवर द लिक्विड फेज, यहाँ पे लिक्विड फेज ये सरफेस, अगर ये लिक्विड इस बीकर में अगर लिक्विड फुल ऑफ लिक्विड है, तो यहाँ पे जो अपर सरफेस ऑफ लिक्विड, देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ लिक्विड फेज क्या होता है। लिक्विड फेज, द अपर सरफेस of liquid at equilibrium, the upper surface of liquid at equilibrium means लिक्विड कंडीशन। देखिए यहाँ पे एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड सॉल्वेंट व्हेन वेपोराइज्ड एट ए टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन हो और किसी भी टेम्परेचर पे वो वेपोराइज होना, किसी भी टेम्परेचर पर नहीं होगा, मीन्स एक फिक्स टेम्परेचर होगा उसका, जितना या फिर उससे अबोव टेम्परेचर में अप्लाई करेंगे तो वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। मैं आपको बता चुका हूँ। ओवर द लिक्विड फेज मीन्स क्या हुआ, द अपर सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम, लिक्विड का सबसे ऊपर वाला पार्ट अपर सरफेस एट इक्विलिब्रियम में रहे, इज नोन एज वेपर प्रेशर, वो वेपर प्रेशर हो जाता है। तो ये था वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट। अब देखिए, ये वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट था प्योर लिक्विड के लिए। अब आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं लिक्विड सॉल्वेंट में, तो उसके प्योर सॉल्वेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए होता क्या है कि जैसे हमने एक बीकर मैं ले लिया हूँ, इसमें हमने लिक्विड इतना लेवल तक रख दिया, मीन्स एक सर्टेन लेवल तक हमने रख दिया। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें हमने लिक्विड रख दिया, कोई भी लिक्विड सॉल्वेंट है, तो इसको जब हम कोई टेम्परेचर T प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर T टेम्परेचर, तो यहाँ से क्या होगा, कि ये एट टेम्परेचर T पे क्या होगा, P नॉट प्रेशर अप्लाई करेगा, प्रेशर ऑफ वेपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए प्रेशर ऑफ वेपर हो गया, अप्लाई करेगा टेम्परेचर T पे। लेकिन जब इसमें हम ऐड सम नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट
सॉल्यूट सॉलिड, एड सम नॉन वोलेटाइल सॉलिड। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, अब कुछ कंडीशन ऐसा बन जाएगा, यही बीकर था, इस बीकर में क्या होगा, इसमें तो वाटर मॉलिक्यूल्स था, मीन्स जो सॉल्वेंट था, और सॉल्यूट आप 9th क्लास में पढ़ रखा होगा कि वो सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट के दो स्पेस के बीच में चला जाता है, स्पेसेस के बीच में चला गया तो वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो गया और ये हमारा सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन। पहले ये केवल सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट, अब ये सॉल्यूशन हो गया। जब ये सॉल्यूशन हो गया अब हम इस टेम्परेचर T प्रोवाइड करते हैं, अगर सेम टेम्परेचर, तो यहाँ पे क्या प्रेशर आपको लगता है क्या कि प्रेशर P नॉट होगा? प्रेशर P नॉट बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए P नॉट नहीं होगा, प्रेशर कुछ P होगा। और वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये प्रेशर क्यों चेंज हुआ, और चेंज हुआ तो डिक्रीज किया कि क्यों इंक्रीज किया, क्यों डिक्रीज किया या फिर क्यों इंक्रीज किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रेशर, और यहाँ एक चीज लिख लीजिए कि P इज नॉट इक्वल टू P नॉट, P नॉट के इक्वल नहीं है, ये कंडीशन आ गया। तो देखिए इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको एक बार और यहाँ पे बता देता हूँ और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे इसके अपर पार्ट पे सपोज करते हैं कि इसमें अपर पार्ट पे अगर हम एक मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करें, इस पर मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करें तो सबसे ऊपरी, सबसे अपर पार्ट पे अगर हम एक अपर पार्ट ले जो जिसमें क्या है लिक्विड फेज, द अपर सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ ऐसा ही होगा, कुछ ऐसा केस हो जाएगा। ये जो अपर पार्ट है इसमें जो हमने लिक्विड फेज में ड्रॉ किया है, ये अपर पार्ट में क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स that is about to vaporize, solvent molecule that is about to vaporize, और टेम्परेचर यहाँ पे T है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सपोज करते हैं कि यहाँ अगर N1 नंबर ऑफ क्या है पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ particles going to or about to vaporize, ठीक है, N1 है। अब देखिए इसमें क्या होगा, यही हम इसी प्रोसेस को हम रिपीट किए कि ऐड सम नॉन वोलेटाइल सॉलिड, तो यहाँ पे कुछ ऐसा केस हो जाएगा। इस केस को एकदम अच्छी तरह से समझिएगा, इस केस को अच्छी तरह से एकदम अच्छा से समझिएगा। देखिए इसमें भी टेम्परेचर सेम है, और यहाँ पे जो प्रेशर था वो P नॉट था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हाँ यहाँ पे कुछ लिक्विड फेज में जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, दैट इज अबाउट टू वेपोराइज, वो इतना ही होगा जितना मैं डिनोट किया हूँ। मीन्स ओवरऑल क्या होगा, N2 होगा, और N2 नॉट इक्वल टू N1 एंड ऑल्सो N2 इज लेस देन N1। अब उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होगा। पहले बात तो यहाँ प्रेशर P अप्लाई होगा लिक्विड सॉल्वेंट से। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये क्या है, N2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीन्स सॉल्वेंट का पार्टिकल्स अबाउट टू वेपोराइज, ठीक है। तो N2 इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सॉल्वेंट पार्टिकल्स अबाउट टू वेपोराइज। तो यहाँ पे एक चीज एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया कि N2 जैसे फिगर में आपको दिख रहा है बस वैसे ही है कि N2 जो है यहाँ पे नॉट इक्वल टू N1 है और N2 लेस देन N1 है। देखिए अगर फिगर में जितना पार्टिकल्स दिख रहा है
मीन्स इससे कम दिख रहा होगा और इससे कम ही है, ऑब्वियस है इससे कम ही है। तो N2 इज नॉट इक्वल टू N1 और N1 इज ग्रेटर देन N2, मीन्स जितना भी पहले पार्टिकल्स जो कि अबाउट टू वेपोराइज होने वाला था, that is about to vaporize in the solvent molecule, in the pure solvent molecules at temperature T is more than the number of particles of solvent that is about to vaporize in the solution when a non-volatile solid solute is added to the solvent in the pure state at same temperature। टेम्परेचर अगर चेंज कर देंगे तब तो हम इसका ये डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन टेम्परेचर ही सेम रख दिए तो प्रेशर P हो जाएगा। और देखिए एक चीज और समझिए, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, जो कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स कम है, जो कि क्या हो रहा है यहाँ पे वेपोराइज, दैट इज अबाउट टू वेपोराइज। तो यहाँ पर वही सॉल्वेंट पार्टिकल्स प्रेशर P नॉट अप्लाई करेगा, किसके कॉन्सेप्ट से, वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट से, और दोनों में इक्विलिब्रियम का कंडीशन हो गया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेशर P है, बस N2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्वेंट पार्टिकल्स से ही। तो यहाँ पे क्या है कि प्रेशर P है, तो ये तो ऑब्वियस है कि अगर जैसे सपोज करते हैं कि इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जो दैट इज अबाउट टू वेपोराइज, ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज अबाउट टू वेपोराइज हो रहा है, और इसमें कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज अबाउट टू वेपोराइज एट सेम टेम्परेचर, तो P नॉट इज नॉट इक्वल टू P, तो मैंने पहले लिख दिया ऑल्सो P नॉट इज ग्रेटर देन P। क्यों? क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स, तो वो क्या होगा, हमको वेपर प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होगा, जितना कि कम नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स होगा अगर टेम्परेचर सेम है तो, या फिर हाँ यहाँ टेम्परेचर सेम है तो देखिए यहाँ पे एक और देख लीजिए, यहाँ पे क्या होगा कि P इज लेस देन P नॉट। तो इसका रीजन तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो ये पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसका रीजन आपको एक बार कॉन्सेप्चुअल रीजन एकदम नोट करा देता हूँ, और उसके बाद हम और ये सभी चीज जितना वेपर प्रेशर होगा ये सभी, ये जैसे P का क्या फॉर्मूला होगा, जैसे P नॉट तो क्या हो गया प्योर स्टेट में हो गया, T टेम्परेचर इसका कुछ नहीं है, P कैसे रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, तो उस चीज को हम अभी पूरा डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आपने अच्छी तरह से सब कुछ समझ गया होगा, आपको सभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसका रीजन क्या है, रीजन इसके पीछे क्या रीजन है ये हम समझने जा रहे हैं। मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ, उसको मैं रिपीट कर दूंगा और अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा। देखिए द वेपर प्रेशर, वॉल्यूम को धीरे नहीं करना है, द वेपर प्रेशर of a solutions the vapor pressure of a solutions of a solid non-volatile, the vapor pressure of a solutions of a solid non-volatile in a liquid solvent यहाँ पे होगा and a liquid solvent, the vapor pressure of a solutions of a solid and a liquid solvent, solid यहाँ क्या होगा, हर एक केस में solid होगा नॉन वोलेटाइल। आगे हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे, उसमें भी हर एक जगह हर एक कॉन्सेप्ट में हमारा जो सॉलिड होगा वो हमेशा और हमेशा नॉन वोलेटाइल नेचर का ही होगा। द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशंस ऑफ ए सॉलिड नॉन वोलेटाइल एंड ए लिक्विड सॉल्वेंट is less than
the vapor pressure of pure liquid solvent. This is because fraction of particles of solute also occupy. This is because fraction of particles of a solute also occupy some space. This is because fraction of particles of solute also occupy some space in the liquid phase, and thus less number of some space in the liquid phase, and thus less number of liquid solvent particles and thus less number of liquid solvent particles vaporize at the same temperature. देखिए, the vapor pressure of solutions of a solid क्या है, non volatile है, and a liquid solvent is less than the vapor pressure of a pure liquid solvent. This is because ऐसा, ये तो हमारा ये तो कॉन्सेप्ट है कि ये लेस देन होगा, कम होगा. अब कम क्यों होगा भाई, उसके लिए हम आगे डिस्कस करें. इसमें आगे हम बोलने जा रहे हैं, उसी किससे कॉन्सेप्ट निकल गया था. This is because fraction of particles of solute also occupy some space in liquid phase. अब देखिए वहाँ पे क्या था, जस्ट इसके पहले उसमें ऐसा था कि अगर N2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स था, N2 नंबर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट पार्टिकल्स इन द लिक्विड फेज में था, तो कुछ N2 और सच डेट N2 इज लेस देन N1, तो और जो जगह और जो स्पेस बच गया उसमें भी क्या पार्टिकल्स था, नहीं था, क्या पार्टिकल्स था, लेकिन वो पार्टिकल्स सॉलिड का था, जो कि हमारा नॉन वोलेटाइल नेचर का था. और नॉन वोलेटाइल नेचर का था तो वो तो वेपोराइज ही नहीं करेगा, चाहे उसको कितना भी टेम्परेचर हम प्रोवाइड कर दें, तो वो जो वेपोराइज नहीं करेगा. और वो कुछ स्पेस ले रहा है इन द लिक्विड फेज में. तो जितना भी कम स्पेस बच गया इन द लिक्विड फेज में जितना भी कम स्पेस बच गया सॉलिड सॉल्वेंट के चलते, ये सॉलिड सॉल्वेंट को ऑक्युपाई करने के लिए, तो वो तो अब वेपर प्रेशर कम ही अप्लाई करेगा. यही इसका रीजन है. दिस इज बिकॉज फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आल्सो ऑक्युपाई सम स्पेस इन लिक्विड फेज. वो भी कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर ले रहा है लिक्विड फेज में, जिसके चलते ये हो रहा है कि एंड दस लेस नंबर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट पार्टिकल्स वेपोराइज एट सेम टेम्परेचर, क्योंकि उसमें भी ये कुछ स्पेस तो सेम ही है, एरिया सेम है वहाँ पर का. कौन सा लिक्विड फेज का एरिया सेम है, लेकिन पहले N1 था क्योंकि उसमें तो कोई सॉलिड था ही नहीं. जब सॉलिड नहीं था मीन्स नॉन वोलेटाइल सॉलिड नहीं था वहाँ पे, जो कि यहाँ सॉल्यूट है, जो नॉन वोलेटाइल सॉलिड नहीं था, तो उसके चलते तो केवल वही स्पेस ऑक्युपाई करेगा और कहीं से दूसरा तो आ नहीं जाएगा. लेकिन यहाँ जब हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड कर दिया, तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड करने से ये हुआ कि उसमें कुछ और भी स्पेस कुछ वो भी ऑक्युपाई किया. तो देखिए सेम एरिया और उतना ही एरिया में उसको भी स्पेस ऑक्युपाई करना है, किसको, सॉल्यूट पार्टिकल्स को, जो कि नॉन वोलेटाइल नेचर है. तो वो बस ऑक्युपाई किया हुआ है, लेकिन वो अपना वेपर फेज में नहीं जा रहा है. क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है. तो जितना कम एरिया बच गया
जो एरिया बच गया से, और जो एरिया बच गया उसमें ही ना बस लिक्विड सॉलिड पार्टिकल्स है और वो बस वेपोराइज हो रहा है। तो अब इससे इजली, इससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो देखिए यही कॉन्सेप्ट है कि दिस इज बिकॉज फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आल्सो ऑक्यूपाई सम स्पेस इन लिक्विड फील्ड एंड दस लेस नंबर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट पार्टिकल्स वेपोराइज एट सेम टेम्परेचर। मीन्स टेम्परेचर सेम रहेगा तभी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, या तो फिर अभी उसमें हम लोग इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। अगर टेम्परेचर में चेंज कर दे तो सॉलिड सॉल्यूट भी और टेम्परेचर भी चेंज करें तो केस अलग हो जाएगा। तो ये था। अब देखिए, अब हमारे पास जो कैलकुलेशन ऑफ पी, कैलकुलेशन ऑफ पी, अब पी क्या है? वेपर प्रेशर of liquid solvent in solutions when non-volatile solid is added। देखिए कैलकुलेशन ऑफ पी, अब पी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और पी क्या है भाई? पी यहाँ पे है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। यहाँ पे जो भी वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट अप्लाई करेगा, कब? जब उसमें हमने सम नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट को ऐड कर दिया तो उसमें उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा और वही रिड्यूस उसमें अब जो नया वेपर प्रेशर होगा, जैसे पी हम जो जिसको यहाँ पे हमने डिनोट किया है, उसको हम अब जाएंगे कैलकुलेट करने, कैसे कैलकुलेट होगा। तो कैलकुलेशन के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे हम रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे। रॉल्स लॉ क्या कहता है? रॉल्स लॉ कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द सॉल्यूशन में, वेपर प्रेशर सॉल्यूशंस में वेपर, मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था। वेपर प्रेशर ऑफ ए each component in a solutions, vapor pressure of each component in a solutions of each volatile components, vapor pressure है तो volatile होगा तभी तो होगा। vapor pressure of each volatile components of a solution is directly proportional to its mole fraction in the solution। देखिए जैसे वेपर प्रेशर कोई भी कंपोनेंट, जैसे एक सॉल्यूशन है उसमें कंपोनेंट ए है, सेकेंड कंपोनेंट बी है, तो वेपर प्रेशर जो अगर दोनों कंपोनेंट एक वोलेटाइल है, यहाँ हम ऐसे ही आपको समझाने के लिए रहे हैं कि दोनों वोलेटाइल है, तो जितना मोल फ्रैक्शन वेपर प्रेशर ऑफ ए का कितना वेपर प्रेशर होगा, अगर उसको कोई किसी टेम्परेचर पे वो वेपराइज होना शुरू हो गया, किसी एक फिक्स टेम्परेचर यहाँ सेम रख रहे हैं, उसमें क्या होगा कि वेपर प्रेशर जो लिक्विड फेज में वेपर प्रेशर इन वेपर फेज में उसने वेपर प्रेशर एग्जैक्ट होगा उसमें, वो उसी के वो किस पे डिपेंड करता है, कितना उसका मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशंस के अंदर उस पार्टिकुलर कंपोनेंट दैट इज विच इज नॉन वोलेटाइल, सॉरी विच इज वोलेटाइल। तो देखिए यहाँ पे हम मान लिए कि x इज मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशंस। देखिए x काय क्या है यहाँ पे? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशंस। तो अप्लाइंग रॉल्स लॉ, applying Rolle's law, P is directly proportional to x, सॉरी काय, तो P क्या है यहाँ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय हो गया, और दैट इम्प्लाई, अब यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, वो हो जाएगा P इज इक्वल टू पी नॉट इंटू काय, बस और कुछ नहीं। तो ये हमने रॉल्स लॉ को आपके जस्ट लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय एंड P इज इक्वल टू पी नॉट इंटू काय, बस हो गया, कहानी खत्म। यहाँ से आ जाएगा कि पी नॉट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर और प्योर लिक्विड सॉल्वेंट
सेम टेम्परेचर टी हुआ, टी हम लोग शुरू से ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, टी सेम टेम्परेचर होगा। तो P इज इक्वल टू पी नॉट इंटू काई, ये पी नॉट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड सॉल्वेंट एट टेम्परेचर टी। अब यहाँ से बात खत्म। तो देखिए ये इस P कैसे कैलकुलेट होगा, P इक्वल टू पी नॉट इंटू काई। देखिए अब इसमें एक चीज और ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कम्पिटेटिव एग्जाम हो या सीबीएसई का या बिहार बोर्ड का, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि हमने एक लिक्विड सॉल्वेंट ले लिया, वाटर सपोज करते हैं, वाटर ले लिया एक बीकर में, और उसमें 1 लीटर वाटर ले लिया, 2 बीकर है, दोनों में 1 लीटर वाटर है, ठीक है, दो बीकर है, दोनों में 1 लीटर वाटर है, और एक बीकर में हमने 10 ग्राम इसमें हमने 2 मोल ग्लूकोज एक बीकर में ऐड किया, दूसरे बीकर में 2 मोल नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करना ना, तो 2 मोल हमने सॉल्ट ऐड कर लिया, NaCl कॉमन सॉल्ट ऐड कर लिया। तो किसका भाई वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? तो देखिए यहाँ पे क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन और उसके क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, बस उसके नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करेगा। देखिए इसमें क्या है कि एक में तो हम दोनों में सॉल्वेंट सेम है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट दोनों में सेम है, अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड भी सेम है, लेकिन नेचर क्या अलग अलग है। ये ग्लूकोज है और वो क्या है, नॉन वोलेटाइल दोनों है, लेकिन कौन सा ग्लूकोज कौन सा हम सॉल्यूट, ये उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, उसके हमेशा और हमेशा क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। मीन्स यहाँ अगर 2 मोल्स था, वहाँ भी 2 मोल्स हो, तो भाई दोनों में वेपर प्रेशर एक सेम होगा। क्वांटिटी यहाँ पे मोल से हम कैलकुलेट करेंगे, ना कि उसके मास से। जैसे हम यहाँ अगर ऐसे बोलते हैं कि 10 ग्राम ग्लूकोज, इसमें 10 ग्राम शुगर कॉमन सॉल्ट, तो इसमें हम ये नहीं कि दोनों में क्वांटिटी, ये क्वांटिटी इसमें केमिस्ट्री में जल्दी काम नहीं करेगा। इसमें हम इसमें मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअली में दोनों में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट सेम है। क्यों सेम है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दोनों में सेम इसलिए है क्योंकि दोनों में 1 लीटर वाटर है। 1 लीटर मीन्स 120 ग्राम वाटर, उसको आप मोल्स में आसानी से कैलकुलेट कर लीजिए। और इसमें मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इसमें ग्लूकोज का 2 है, सेकेंड लिक्विड में भी 2 है, तो इन दोनों लिक्विड में मोल फ्रैक्शन लिक्विड सॉल्वेंट में से में तो भाई सेम प्रेशर एग्जर्ट करेगा। हो गया। तो इसमें आता है कि क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। और आगे हम लोग यहीं से कोलिजिटिव प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है कि कोलिजिटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द solute particles added in a solution in mole fraction में। और उसमें क्या है कि इन द मोल फ्रैक्शन में, ना कि इसके नेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ एक चीज और लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि P is always depend on, ऐसे भी देखिए यहाँ पे ये कांस्टेंट क्या बताना चाहता है, कांस्टेंट क्या कहता है कि पी नॉट जो है वो तो इंडिपेंडेंट है। पी नॉट क्या इंडिपेंडेंट है, किसके इंडिपेंडेंट है? नेचर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्ट। अगर यहाँ पे एक लिक्विड रखा हुआ है और प्योर स्टेट में कोई पूछे कि इसका वेपर प्रेशर कितना एग्जर्ट करा है टेम्परेचर टी पे, तो वो पी नॉट होगा। पी नॉट जो उससे हमको नहीं मतलब, वो तो एक फिक्स होगा, तो उस टेम्परेचर पे फिक्स होगा, जो अगर टेम्परेचर फिक्स है तो उस टेम्परेचर के लिए फिक्स होगा। अब उसमें कहीं से दूसरा लिक्विड तो नहीं आ जाएगा, लेकिन जब उसमें नॉन वोलेटाइल हम ऐड कर लिए तो वो नॉन वोलेटाइल सॉलिड हम ऐड कर लिए हमने। अगर उसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड कर लिया तो P किस पर डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशंस। तो देखिए P इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द, देखिए अगर ऐसे पहले मैं लिख देता हूँ, P इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ सॉलिड नॉन वोलेटाइल। अभी तक तो नॉन वोलेटाइल और आगे भी नॉन वोलेटाइल। P is always depend on the quantity of solid non volatile added to the solvent and independent on its nature। किसके नेचर? तो सॉलिड, बस नॉन वोलेटाइल।
तो उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। तो अब जैसे हम यहाँ पे एक चीज़ अगर हम आपसे पूछे कि अगर 2 बीकर है, दोनों में 1 लीटर ऑफ विनेगर है, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट सेम है। एक में हमने 3 मोल्स ग्लूकोज डाला और एक में 3 मोल्स ऑफ शुगर डाला, तो किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, किस सॉल्यूशंस का। अगर टेम्परेचर सेम है तो दोनों का सेम होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्या है, लिक्विड सॉल्वेंट का सेम है, और लिक्विड सॉलिड सॉल्यूट जो कि नॉन वोलेटाइल है उसका भी सेम है। इसीलिए यहाँ पे जो लिक्विड सॉल्वेंट है उसका मोल फ्रैक्शन सेम हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर x काई पे डिपेंड कर रहा है तो इट मीन्स 1 माइनस काई पे भी वो डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से आज का लेक्चर ओवर होता है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस।